राज एक ऐसी मानसिक कसमकस में था जिसे वह दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहता था। उसे यकीन था कि उसकी समस्याओं का हल उसके अलावा कोई और नहीं निकाल सकता। इसलिए उसने अपने करीबियों से भी दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि वह अपने दादाजी के पास जाने से भी कतराने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी आंखों की नमी और कमजोरी दादाजी को परेशान कर दे। इधर आसी राज के रहस्यमयी व्यवहार को देखकर उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज घर के अन्य लोगों या आदि को बताए बिना इतना लेट क्यों हो रहा है। क्या वह खुद को बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन राज का चेहरा तो कुछ और ही दर्द बयान कर रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वह राज के कमरे की ओर चल पड़ी। जब आसी कमरे में पहुंची तो राज गहरी नींद में था। उसे सोते हुए देखकर आसी को महसूस हुआ कि वह रौबदार और गुस्से वाला चेहरा अब ढल चुका है। उसकी जगह अब केवल मानसिक थकान और बेबसी ने ले ली है। इस हालत में देखकर आसी का दिल पसीज गया। उसने खुद से कहा, मैं इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? माना कि इन्होंने गलत किया है, पर मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा राज, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। भावुक होकर आसी ने धीरे से राज के चेहरे को छुआ। उसके स्पर्श से राज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सुकून मिल गया हो। लेकिन अगले ही पल आसी को अपनी असलियत याद आई और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने मन ही मन खुद को संभाला। मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे तो यहाँ से बहुत दूर जाना है, और बहुत जल्द। अगली सुबह जब राज की नींद खुली तो घड़ी की सुइयां 8 बजा रही थीं। वह हड़बड़ाकर उठा और कमरे में आसी को ना पाकर खुद को कोसने लगा। मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? ऑफिस के लिए भी तो लेट हो गया है और अब तो सब जाग चुके होंगे। आसी के सवालों का जवाब भी आज कैसे करूँगा? वह झटपट तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा। उसके जाते ही आसी कमरे में आई और मेज पर नाश्ते की प्लेट रखकर बिना कुछ कहे चली गई। जब वह रसोई में पहुंची तो उसने आदि को टोकते हुए कहा, आदि, तुम्हें बताना चाहिए था कि रात सुबह बिना कुछ खाए ही काम पर निकल जाते हैं। आदि ने अपना काम करते हुए रूखेपन से जवाब दिया, आसी, तुम्हें अपनी खुद की उलझनों के अलावा क्या कभी किसी और का ख्याल आता है? तुम अपनी ही दुनिया में इतनी खोई रहती हो कि हमें लगा तुम्हें टोकना ठीक नहीं होगा। आदि की कड़वी लेकिन सच्ची बातों ने आसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आदि के तीखे बोल आसी के कानों में गूंज रहे थे। उसे महसूस हुआ कि अपनी तकलीफों में वह इतनी खो गई थी कि दूसरों की भावनाओं को देखना ही भूल गई। क्या मैं वाकई में इतनी मतलबी हो गई हूँ? उसने खुद से सवाल किया। बचपन में उसके माता पिता ने सिखाया था कि खुद की पीड़ा कभी दूसरों के प्रति संवेदनशील होने का बहाना नहीं होनी चाहिए। आसी ने एक लंबी सांस ली, अपने बिखरे हुए विचारों को समेटा और खुद को फिर से रसोई के कामों में व्यस्त कर लिया। दूसरी ओर राज तैयार होकर कमरे से निकला। जैसे ही उसने मेज से अपनी गाड़ी की चाबियां उठानी चाही, उसकी नज़र सलीके से सजाए गए नाश्ते पर टिक गई। आसी जानती थी कि राज की आदतें क्या हैं। वह काम की हड़बड़ी में खुद को भूल सकता है, पर सामने रखे खाने का अपमान कभी नहीं करेगा। राज पहले तो आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने थोड़ा नाश्ता किया। निकलते समय राज का मन हुआ कि रसोई में जाकर आसी को एक बार देख ले, पर उसके कदम ठिठक गए। उसे डर था कि कहीं आसी फिर से वही पुराने समझौते और जिम्मेदारियों की कड़वी बातें ना छेड़ दे। राज अब उन कागजी रिश्तों से थक चुका था। सच तो यह था कि जिस शादी को उसने केवल एक मकसद के लिए किया था, अब वह उसे एक रूहानी रिश्ते में बदलना चाहता था। पर उसे यकीन नहीं था कि आसी कभी उसे माफ कर पाएगी। घर के दूसरे कोने में आदि अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठा था। वह भारत में अपने नए व्यापारिक साम्राज्य की नींव रख रहा था। तभी रिया नाश्ता लेकर अंदर आई। ट्रे में दूध का गिलास देखकर आदि के माथे पर बल पड़ गया। उसे दूध से सख्त चिढ़ थी। यह क्या है रिया? आदि ने पूछ लिया। रिया ने जवाब दिया कि सर, आसी मैम ने आज से घर का सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आपकी और राज सर की सेहत के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे शामिल किया गया है। आदि के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
उसने गिलास उठाते हुए धीरे से कहा, लगता है अब इस घर में तानाशाही नहीं बल्कि आसी का अनुशासन चलेगा। दिलचस्प है। आदि नाश्ते की प्लेट थामे दादाजी के कमरे की ओर जा रहा था। जैसे ही वह गलियारी में पहुंचा, उसने देखा कि एक नई लड़की खुशी पहरेदार की तरह कमरे के बाहर तैनात है। जैसे ही आदि दरवाजे की ओर बढ़ा, खुशी ने फुर्ती से उसकी टी शर्ट का कोना पकड़ा और उसे पीछे की ओर झटका दे दिया। आदि हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, खुशी ने दृढ़ता से कहा, पाँव पीछे खींच लीजिए, अभी अंदर जाना मना है, जीजी की सख्त हिदायत है। तभी वहां रिया पहुंच गई। खुशी की यह हिम्मत देख रिया का पारा चढ़ गया। उसने खुशी को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया और चिल्लाकर बोली, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा, गमार कहीं की। ये राज सर के बेहद करीबी दोस्त हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनका रास्ता रोकने की। खुशी टस से मस नहीं हुई। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और ठसक के साथ जवाब दिया, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरी तुमसे कोई निजी लड़ाई नहीं है, लेकिन जब तक आसी जीजी खुद बाहर नहीं आ जाती तब तक इस दरवाजे के पार कोई परिंदा भी पार नहीं करेगा। गुस्से में आधी होकर रिया ने खुशी को जोर का धक्का दिया, लेकिन खुशी ने पलक झपकते ही पलट कर रिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे गलियारे में फैल गई और आदि अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। जब रिया ने आपा खोकर उसे भला बुरा कहना और अंग्रेजी में कोसना शुरू किया तो खुशी ने एक के बाद एक दो तमाचे और जड़ दिए। वह सख्त लिहाजे में बोली, पहला थप्पड़ मुझे नीचा दिखाने के लिए, दूसरा मेरे काम में अड़ंगा डालने के लिए और ये तीसरा तुम्हारी इन विदेशी गालियों के लिए। मामला हाथ से निकलता देख आदि बीच में आया और गुस्से में खुशी को चेतावनी दी, अपनी औकात मत भूलो लड़की, तुम यहाँ सिर्फ एक मुलाजिम हो। अगर मैंने राज से एक शब्द भी कह दिया तो तुम्हें अगले ही पल इस घर से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। गलियारे में मचे हंगामे को सुनकर आसी वहां आन पहुंची। आदि के शब्द अभी हवा में गूंज ही रहे थे कि आसी की दृढ़ आवाज ने सबको खामोश कर दिया। उसने आदि की आंखों में आंखें डालकर स्पष्ट शब्दों में कहा, अपनी गलतफहमी दूर कर लो आदि, खुशी यहाँ कोई वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है बल्कि इस परिवार का हिस्सा है, और जहाँ तक हुकूमत चलाने की बात है तो याद रहे इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। आदि निरुत्तर रह गया। आसी ने बिना समय गंवाए बड़े प्यार से खुशी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे भीड़ से दूर अपने कमरे में सुरक्षित पनाह में ले गई। दूसरी ओर शहर के आलीशान दफ्तर के बंद कमरे में राज एक अलग ही जंग लड़ रहा था। काम का दबाव इतना था कि उसे समय के गुजरने और अपनी भूख प्यास तक का एहसास नहीं था। राज की कुछ दिनों की गैर मौजूदगी ने उसके विरोधियों को मौका दे दिया था। वे गीदड़ों की तरह उसकी कंपनी को चारों तरफ से घिर चुके थे और उसका साम्राज्य बिखरने की कगार पर खड़ा था। राज इस विशाल व्यापारिक संकट से अकेले ही लोहा ले रहा था। वह नहीं चाहता था कि घर की उलझनें उसकी प्रोफेशनल लाइफ को और कमजोर करें या दफ्तर का तनाव घर की शांति भंग करे। गहरे मन में उसे आसी की निष्ठा पर अटूट विश्वास था। वह जानता था कि दुनिया बदल सकती है पर आसी उसे दगा नहीं देगी, लेकिन फिलहाल डूबते हुए व्यापार को बचाने की चिंता ने उसे खामोशी के खेल में कैद कर लिया था। जब राज ने आसी और आदि को एक साथ खड़े देखा तो उसके मन में रत्ती भर भी संदेह पैदा नहीं हुआ। उसे आदि की दोस्ती पर गहरा यकीन था और वह जानता था कि आदि कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। राज बिना कुछ कहे उन्हें अनदेखा करते हुए चुपचाप पास से गुजर गया, लेकिन राज की इस बेरुखी ने आसी को बेचैन कर दिया। उसके दिमाग में राज का वह थका हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। आसी अंदर ही अंदर चाहती थी कि राज उसके पास आए, अपना हक जताए और कम से कम उसे आदि से दूर रहने के लिए ही टोक दे। उसे उम्मीद थी कि राज को उसे किसी और के साथ देखकर थोड़ी जलन होगी, लेकिन राज की चुप्पी ने उसका दिल तोड़ दिया। आसी को अब यह डर सताने लगा था कि शायद
राज की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। उसे लगा कि राज आज भी उसे सिर्फ एक कागजी समझौते कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानता है, कोई ऐसी इंसान नहीं जिसे वह प्यार करे। कमरे में आसी और खुशी अपनी बातों में उलझी हुई थी कि अचानक ममता ने वहां कदम रखा। ममता आंखों में चमक और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी आने वाले बड़े बवंडर का इशारा कर रही थी। क्या ममता की ये एंट्री आसी की जिंदगी में कोई नया मोड़ लेकर आएगी? आसी और खुशी कमरे के सन्नाटे में गुमसुम बैठी थी। तभी खुशी हिचकिचाते हुए चुप्पी तोड़ी। दीदी, मुझे लगता है अब मेरा घर लौट जाना ही बेहतर है। इस बड़े शहर और इस घर में मेरा जी नहीं लग रहा। आसी की आंखें भर आईं। उसने प्यार से खुशी को देखा और धीमी आवाज में दिलासा दिया। मैं समझ सकती हूँ खुशी, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर वापसी का प्रबंध करवा दूंगी। खुशी ने भावुक होकर आसी को गले से लगा लिया और कहा, दीदी आप सच में फरिश्ता हैं। आसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ममता भरी मुस्कान के साथ के चेहरे को सहला दिया। ममता की करवाहट और नया इल्जाम। अभी ये बातें हो ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने ममता खोई थी। आसी के मन में उसे देखकर घबराहट होने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि ममता जब भी आती है कोई ना कोई कड़वी बात जरूर कहती है। आसी अब लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, पर घर के सहायकों की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता था। इसी हमदर्दी की वजह से वह अक्सर राज से उनके हक के लिए लड़ पड़ती थी। आसी को कुछ कहने का मौका दिए बिना ममता अंदर आई और बेरुखी से फर्श पर ही बैठ गई। ममता ने ताना मारते हुए कहा, वाह आसी, तुम्हारी तो चांदी हो गई। जो सपना तुमने देखा था वो आज सच हो गया। अब तुम इस आलीशान बंगले की मालकिन हो और हम जैसे लोग बस तुम्हारे पैरों की धूल। ममता के इन तीखे शब्दों ने आसी को अंदर तक हिला दिया। वह कभी भी ऐसी शुभ सुविधाओं की लालची नहीं थी। इससे पहले कि आसी अपनी सफाई में कुछ कहती, ममता की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने अपनी बेटी का नाम लिया और राज के बारे में कुछ ऐसी बातें कहने लगी जिन्हें सुनकर आसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ममता के भी अधूरे और दर्दनाक शब्द किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे थे।